नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में न्यायपालिका के जिला राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल किया। 2 दिन चले इस कार्यक्रम में न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था को लेकर जो तमाम मुद्दे रहे उन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ने ही खास तौर से इस पूरे समारोह में महिलाओं को लेकर जो अपना फोकस है वो रखा। किस तरह से महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो रुकने चाहिए और महिलाओं के प्रति अगर कोई अपराध होता है तो उसको लेकर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा इस कार्यक्रम के इस समारोह के दौरान कि जो नए 3 कानून आए हैं वो एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। अगर भारत की बात की जाए, इन कानूनों से लोगों को और जल्दी न्याय मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जो मामले हैं वो जल्दी निपटाए जाएंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कल इस कार्यक्रम के समापन के समय सीधा ये इस बात को रखा कि अगर महिलाओं को लेकर रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं और बावजूद इसके अगर उसे लेकर त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये भी बेहद दुख की बात है। तमाम ऐसे मुद्दों को रखा गया जिनको लेकर चर्चा भी हुई। सीधे तौर पर यह भी समझने की कोशिश की गई कि किस तरह से न्याय व्यवस्था को, न्याय प्रणाली को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वो ये कि भारत के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, उनका न्याय व्यवस्था को लेकर जुडिशरी की बात की जाए उस पर जो विश्वास है वो आज भी कायम है। चर्चा में आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। किस तरह से पिछले कुछ समय से जो न्याय व्यवस्था उसमें एक बड़ा बदलाव आया है और कैसे इस बड़े बदलाव से लोगों के जीवन में भी बदलाव आया। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समापन अवसर पर क्या कुछ कहा। हमारी संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव निकायों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए प्रावधान किया गया है। क्या यही प्रावधान इन्हीं के समतुल्य स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के बारे में भी सोचा जा सकता है? स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होंगे। हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूं कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो लगातार इस समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं पर विशेष फोकस रखा, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर लगाम कसे जाने की बात कही और उन्होंने साथ ही साथ दुख भी जताया इस बात को लेकर कि किस तरह रेप जैसी घटनाओं के बाद भी तुरंत जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी, आप रिटायर्ड जज हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ शालिनी माथुर जी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले सर आपसे सवाल चंद्रभूषण जी की, जिस तरह से देखिए इस 2 दिन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ राष्ट्रपति ने भी अपनी बात को रखा, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल वाजिब है। और ये क्योंकि नया कानून आ गया है, उसके बाद भी महिलाओं के प्रति जो अपराध का और उनके पर जो रवैया है उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अभी भी उसी तरह से लोग महिलाओं के साथ जो अपराध करते हैं वो लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे घटनाएं बड़ी तेजी से इधर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आई है तो वो देखने से मिलता है। लेकिन ये है कि ये जो नया कानून आया है इससे निश्चित रूप से महिलाओं को जो ये पूरा का पूरा कानून जो है ना, नया कानून, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या भारतीय न्याय संहिता हो, ये इसको बनाया गया है कि थोड़ा सा महिला सेंट्रिक बनाया गया। विक्टिम जो महिलाएं विक्टिम हो रही थी उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको जल्दी न्याय मिलने के लिए इसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं।
तो मैं समझता हूं कि अब जो धीरे धीरे इस कानून को अभी बहुत 1-2 महीना अप्रैल में ही लगा, तो अब धीरे धीरे 2-3 महीने में अभी उतना लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसको तो कुछ दिनों बाद इसका परिणाम मिलने लगेगा और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो अपराध हो रहा है और जो खास करके रेप के मामले में, उसमें कुछ कमी जरूर आएगी। बिल्कुल। हमारे साथ शालिनी माथुर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शालिनी जी, देखिए इस विषय को लेकर एक गंभीर चिंता भी जताई गई है कि देश में महिलाओं की जो सुरक्षा, उसको लेकर खासा जो ध्यान है वो दिया जाए। किस तरह से आप देखती हैं अगर महिलाओं की स्थिति की बात की जाए अभी? तो देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आजादी से पहले इस देश में जो महिलाओं की स्थिति थी, तो सतीदाह प्रथा और बाल विवाह, 13 साल की लड़की ब्याह देना, वहां से हम लोगों ने सुधार करने शुरू किए हैं। और उसके बाद ये सुधारों की गति जब हम लोग आजाद हुए तो उसके बाद बढ़ी। आज आजादी को 77 साल हो चुके हैं। इस बीच बहुत ही सारे कानून बने, जिसमें दहेज मांगना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, इसमें लोगों महिलाओं के प्रति शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, और इस प्रकार के अनेक एक्ट बने। इससे पहले जब ये एक्ट नहीं थे तो महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है वो आमतौर पर घर में होती है। एक तो सार्वजनिक हुई, जैसे अभी जो केसेस सामने आई है तो सार्वजनिक हुई, लेकिन घरेलू रूप में जो हिंसा होती थी वो तक भी रिपोर्ट ही नहीं हो सकती थी, वो कभी महिलाएं खुद ही नहीं कहती थी। तो जब तक वो बिल्कुल मर के नहीं निकलती थी तब तक पता नहीं चलता था। तो इसमें अनेक कानून बने और इन पे बहुत काम हुआ। 1980 वाले दशक के बाद बहुत हुआ। उसी समय हम लोगों जैसे संगठनों ने बहुत सारा काम किया। लेकिन आज इस प्रकार ये एक बहुत चिंता का विषय है कि जब कानून बन गया तो भी समाज ने अपने आप को क्यों नहीं बदला। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि कानून इस चीज का माध्यम बने कि कानून का प्रसार हो और लोग इसको एक प्रथा समझ के ना करें। कैसे लोग झुंड बना के लड़के खड़े रहते हैं, कैसे चौराहों पे खड़े रहते हैं, कैसे लड़कियों के विद्यालय हैं, बहुत सी लड़कियां विद्यालय इसलिए नहीं जा रही हैं कि वो लड़कों के डर से नहीं जा रही हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये कानून बनाते हैं तो उनके साथ ही साथ उनका प्रचार करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। टीचर्स के माध्यम से कक्षा 6 या 7 या 8 से ये बात शुरू हो जानी चाहिए कि ये हमारी चीजें हैं, ये गलत है, ये कोई प्रथा नहीं है, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये कोई छेड़छाड़, कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है, ये कानूनन दंडनीय है। क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज ये बताऊं कि जब एक लड़की रास्ते में जा रही होती है और उसके प्रति एक घटना हो जाती है तो वो उसका स्कूल जाना बंद, उसका नौकरी करना बंद, उसका घर से निकलना बंद, और उस एरिया की सारी लड़कियों का घर से निकलना बंद हो जाता है दहशत के मारे। तो जब देश 77 साल पहले आजाद हो चुका और इतनी अच्छी तरीके से हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो उनको आगे बढ़ने दें। लड़कों को खुश होना चाहिए, पूरे समाज को खुश होना चाहिए कि आधी आबादी भी उस जगह पहुंच गई जहां पहले सिर्फ आधी आबादी, दूसरी आधी आबादी को जाने का हक था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी प्रेसिडेंट ने इस बारे में बात कही। बिल्कुल। और पीएम ने क्या कुछ कहा समारोह के दौरान? उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात की। न्याय व्यवस्था की बात की जाए, न्याय को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। पीएम ने क्या कुछ कहा इस समारोह के दौरान, तमाम कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। भारत के लोगों ने कभी
सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। चंद्रभूषण पांडे जी, देखिए पीएम मोदी ने कहा कि जो भारत के लोग हैं उन्होंने कभी भी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। जो विश्वास था वो पिछले 77 सालों की अगर बात की जाए वो लगातार बना हुआ है। 75 साल पूरे हो गए सुप्रीम कोर्ट के और उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने इस बात को रखा। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बिल्कुल आप देखिए कि तमाम विरोधाभासों के बीच भी जब भी न्यायपालिका के सामने इस तरह की चुनौती आई, और जैसे भारत देश का जैसा समाज है उसमें आप जानते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स है और कितने मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन, मल्टी कास्ट, मल्टी इंटरेस्ट, पॉवर्टी, अमीरी, गरीबी, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। उसमें किसी न्याय व्यवस्था को चला पाना 75 साल तक और उसमें जनता का कोई अविश्वास न हो, ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आप सामान्य ढंग से इसको नहीं समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए। वही प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उसके बाद कभी भी लोगों ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि न्यायपालिका के खिलाफ कोई जन आंदोलन हुआ हो, जैसा कि आप बगल में देखिए पाकिस्तान में न्यायपालिका के खिलाफ आंदोलन हुआ और न्यायपालिका के जज ने ही एक आंदोलन खड़ा कर दिया सरकार के खिलाफ। ऐसा तो हमारे देश में मिला ही नहीं। अभी बांग्लादेश में आप देखिए, वहां बांग्लादेश में भी न्यायपालिका के जज को लोगों ने जबरदस्ती इस्तीफा दिया। तो हमारे यहाँ तो अभी न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह के कोई छुटपुट वो मीडिया में कुछ लोग लिखते होंगे, इधर कुछ लोग कह देते होंगे, कुछ कंटेम्प्ट वगैरह की कार्रवाई होती है, लेकिन कभी पूरे देश की मानस में ऐसा नहीं आया है कोई विचार कि न्यायपालिका ठीक नहीं है, न्यायपालिका संविधान। लेकिन चंद्रभूषण जी, यहाँ पर आपसे एक बात समझना चाहेंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल के मामले को उठाते हैं, वहां पर देखिए जो पीड़ित है उसका भी सभी को पता है, जिन लोगों ने ये किया उनके बारे में भी सभी को पता है। बावजूद इसके न्याय मिलने में देरी क्यों? क्या लगता है आपको इस तरह के मामलों में आखिर जो देरी है वो क्यों होती है, और खासतौर से जब महिलाओं के प्रति अपराध होता है? देखिए यही मैं भी कहने जा रहा था जी। ये जो बात है, हमारे न्यायपालिका के पर कोई अविश्वास नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसमें इतना विलंब होता है कि उसके नाते लोगों की परेशानी होती है। अब वो विलंब के प्रति अविश्वास जरूर है, ये क्यों होता है, और खास करके महिलाओं के मामले में। अच्छा, लेकिन अभी आप देखिए महिलाओं में, इसीलिए दोनों जो कानून व नए कानून जो आए हैं इसमें उसको उन्होंने बिल्कुल निश्चित कर दिया कि एक समय सीमा बांध दिया हर स्तर पर। और जैसे पीड़ित का मामले उसने FIR दर्ज किया, पीड़ित को अब ये हो गया कि पीड़ित थाने पर नहीं जाएगी, पीड़ित को कोई पुलिस वाला नहीं बुलाएगा, पीड़ित के घर आके बयान लिखेगा, पीड़ित के साथ कोई अगर वो कहीं इस स्थिति में है कि इस मुकदमे में 2 साल में 3 साल में इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो ये जो पहले नहीं था, पहले मनमानी एक केस, रेप के केसेज 8-8, 10-10 साल चलते थे। अब इस नए कानून से आप देखिएगा रेप के केसेज आपको बहुत जल्दी साल भर 2 साल के अंदर निर्णित होने लेंगे। लेकिन एक बात है यहाँ कहूंगा कि जो परिवार न्यायालय का है, ये जो नए कानून आए हैं ये परिवार न्यायालय पर लागू होंगे नहीं, ये तो आपराधिक मामलों में जाएंगे। पारिवारिक न्यायालय में भी इसी तरह के संशोधन को बहुत ड्रेस्टिक संशोधन करने की जरूरत है, बिल्कुल, और ज्यादा, ताकि डाइवर्स के केसेज हो, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज हो, चाहे और सारे केसेज हो, वहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्स के केसेज आजकल जा रहे हैं, वहाँ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जा रहे हैं, नलिटी ऑफ मैरिज जा रहे हैं, वो 10-10 साल, 15 साल, 20-20 साल रुके हुए हैं। तो वहाँ जरूरत है कि वहाँ भी इतना हो कि साल भर 2 साल के अंदर वो डिसाइड करने जाए, चाहे उसके लिए आप न्यायालय बढ़ाइए या चाहे जैसे वो भी एक महिला को पीड़ित करने जैसा है। अगर आप एक यंग लड़की है, उसको अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तो उसको आप 1 साल 2 साल के अंदर उसका वाला न्याय करिए, चाहे दूसरा ही मैरिज करे और समाज में प्रतिष्ठा के साथ रहे। लोग पूछते हैं क्या करे भाई, मुकदमा लड़ रहे हैं, कितनी लड़ रही, हस्बैंड से पटरी नहीं खा रही, हम डाइवर्स मांग कर रहे हैं, डाइवर्स मिल नहीं रहा। तो महिलाओं के, देखिए महिलाओं का एक ऐसा, एक समाज से किस व्यवस्था से आई हैं महिलाएं, उस व्यवस्था से आई हैं जहां उनको दबा के रखा जाता था। उनको भले संवैधानिक अधिकार था, लेकिन सामाजिक रूप से उनको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था, पारिवारिक रूप से कोई अधिकार नहीं मिला था। अब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो उन्होंने समझा है कि हमें कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार के लिए जाने लगी। जब कानूनी अधिकार के लिए जा रही है तो उनको जल्दी न्याय नहीं मिला, तो वो फ्रस्ट्रेशन न हो उनके अंदर। बिल्कुल, और देखिए चंद्रभूषण जी, जल्दी न्याय मिले इसको लेकर ही शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो स्थापना है वो की गई। लेकिन जब इस पर भी हम नजर डालते हैं कि जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद इस पर बहुत जोर डाला गया था कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है वो
वो बनाए जाएं और वहां पर जल्द से जल्द जो न्याय है वो मिले। लेकिन एक बार पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, आंकड़ों पे नजर डालें, किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट तो खोले गए, लेकिन आज उनमें से कितने जो कोर्ट है वो चल रहे हैं। बदाल पश्चिम बंगाल फास्ट ट्रैक कोर्ट 123, अधिकतर बंद। एक्टिव फास्ट ट्रैक कोर्ट जो सिर्फ 11, रेप और पॉस्को के जो मामले हैं वो 78.600 जो केसेस है वो लगभग पेंडिंग है। और बच्चों और महिलाओं की जो हेल्पलाइन है वो अभी तक भी, देखिए जब निर्भया कांड हुआ था पूरे देश में, तो उसको लेकर पूरे देश में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जगह जगह जो बातें हैं वो हो रही थी। बावजूद इसके हम सिर्फ एक राज्य का भी अगर आंकड़ा देखते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो स्थिति है वो अभी भी हमें कुछ बेहतर नजर नहीं आती। बातें बहुत हुई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, लेकिन देखिए आंकड़े जब हम देखते हैं तो इतनी कोर्ट में से 123 में से सिर्फ जो 11 हैं वही जो कोर्ट्स है वो इस समय एक्टिव है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर शायद एक बड़ी वजह है जो न्याय मिलने में देरी होती है। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उन मामलों को लेकर न्याय मिलने में देरी होती है। हमारे साथ शालिनी माथुर जी हैं। शालिनी जी, देखिए महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, कानून कहते हैं कड़े बनाओ, कानून भी अब बेहद कड़े हो चुके हैं, बावजूद इसके अपराध होते हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे और भी क्या कुछ वजह हैं? क्या समाज को भी सोचने की, बदलने की जरूरत है? सिर्फ कड़े कानूनों से ही काम नहीं चलेगा। बहुत ही जरूरी, जैसे आपका विषय है त्वरित न्याय, एक तो इसमें दोनों बातें हैं। कानून बना दिए, पहले तो एक जमाने में कानून नहीं थे, अब आपके जैसे जैसे केस आता जाता है वैसे वैसे कानून बनते जाते हैं। कि एक वो मथुरा रेप केस हुआ तो एक कानून बना, फिर भवरी देवी का बलात्कार हुआ तो यौन शोषण वाला कानून बना, वगैरह वगैरह ऐसे कानून बनते जाते हैं। लेकिन जैसे आप देखेंगे जो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम बना था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 90 डेज के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर आप उनकी एक अंतरिम वो बांध दीजिए गुजारा भत्ता। लेकिन आप देखेंगे किसी केस में ऐसा नहीं होता, 10-10, 12-12 साल केस चलते रहते हैं। जो मैरिड वुमन है जिसके अपने घर वालों ने निकाल दिया है, वो अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ रहेगी, कैसे पलेगी, कैसे बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी है कि किसी भी चीज का कोई वो नहीं है कि ये चीज 1.5 साल में निपट जानी चाहिए, ये 1 साल में निपट जानी चाहिए, जबकि कुछ कुछ कानूनों में पीछे उन्होंने लिखा तो है। लेकिन अगर वो नहीं निपटाया तो क्या जज के खिलाफ कार्रवाई होगी कि कचहरी में वकील के खिलाफ कार्रवाई होगी? तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये लिखा है कि ये इतने में हो जानी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। और यही एक तरीका वकीलों का आमतौर पर देखा गया है कि दूसरे व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो अपने आप ही 10-12 साल लड़के कहते हैं। हमारे यहाँ जो केसेस आते हैं उनमें बहुत सी महिलाओं को हम देखते हैं कि 8-9 साल 10 साल केस लड़ती हैं, फिर कहती हैं चलो जाने दो, हम अपने आप कर लेंगे। दूसरे आंसर मेरा मैं देने की कोशिश ये करूंगी कि समाज में जो अपराधों की जघन्यता, बलात्कारों का सामूहिक बलात्कारों में बदल जाना और उनमें कम से कम उम्र के लड़कों की संलिप्तता, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो पूरे समाज का सशक्तिकरण होना इन विषयों पे बहुत जरूरी है। तो हम जो बाकी चीजों के ऊपर मुद्दे बनाते हैं, हमारे यहाँ जब से आजादी मिली है तब से आज तक महिलाओं को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया। मैं स्वयं ये सोचती हूँ कि जिस देश की, क्या हर देश की 50% आबादी महिलाएं होती हैं और उन महिलाओं के द्वारा ही बच्चों का पालन पोषण होता है, वो ही सब जिम्मेदारी लेती हैं। तो वो पढ़ाई में भी पीछे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में भी पीछे हैं, वो हर चीज में पीछे हैं। तो अगर कोई सरकार 2 या 3 साल लगा ले कि मैं अपनी सारी ऊर्जा समाज के सशक्तिकरण में लगाऊंगी, और समाज के सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी समझ बढ़ाना, उनकी आज भी कोई भी जब वो मांगने जाना होता अधिकार तो थाने में जाने में औरत डरती है, कचहरी में जाने में औरत डरती है, ऑफिसेज में जाने में औरत डरती है, जबकि पहले से तो बहुत बेटर हुआ है उनका एम्प्लॉयमेंट भी। लेकिन एक ऐसा समाज तो हो जहां महिलाएं डरे नहीं, जहां हमें रात में, अभी हमारे डीजी पुलिस ने यहाँ के एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने कल ही निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चौराहों पे लाइटिंग का इंतजाम करिए और जगह जगह स्क्वाड खड़े करिए महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए। लेकिन महिलाओं के प्रति हिंसा होती ही क्यों है?
सार्वजनिक स्थलों पे, सार्वजनिक रूप में, ये एक समाज के लिए चिंतन का विषय है और समाज को, मुझको लगता है, क्लास 6 से लेके इस विषय पे बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, इसकी शुरुआत जो है वो जल्द ही होनी चाहिए, क्योंकि शायद तभी जो मानसिकता है समाज की वो बदलेगी और कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो भी समाज में देखने को मिलेगी। और महिलाओं को लेकर, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय मिलने से महिलाएं जो है उनका भरोसा भी न्याय के प्रति बढ़ेगा। इसको लेकर क्या कुछ पीएम मोदी ने कल कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। तो पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि जब महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें उन्हें न्याय मिलेगा, तभी शायद उन्हें न्याय के प्रति भरोसा भी होगा और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की भावना है वो भी उनके अंदर आएगी। चंद्रभूषण पांडे जी, किस तरह से आप पीएम के इस स्टेटमेंट को देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने महिला के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर बात की? नहीं, उन्होंने तो महिलाओं के प्रति ये जो दृष्टिकोण रखा है वो पूरे समाज का दृष्टिकोण है। सब चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार न हो, उनको सम्मान मिले हर तरह से। और एक डिग्निटी, हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में एक महिलाओं का तो कितना सम्मान है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि जो सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है दुनिया में और खास करके भारत में जिस तरह से सांस्कृतिक बदलाव हुए हैं, महिलाओं को जब आज़ादी मिली है तो उससे एक बड़ी जबरदस्त सांस्कृतिक बदलाव आई है, जो कि हमारी जो भारतीय संस्कृति का स्वरूप था उससे मैं कह सकता हूं कि उसमें बहुत दूर तक ये नई संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ सभी बढ़े हैं। ये पुरुष भी बढ़े हैं, महिलाएं बढ़ी हैं। अब वो स्वच्छंदता की संस्कृति है, पीछे सभी जानते हैं। जब स्वच्छंदता की संस्कृति है, लेकिन हमारी संस्कृति स्वच्छंदता की नहीं थी। हमारी जो संस्कृति है आज़ादी की संस्कृति तो है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रित रखने की संस्कृति है। खुद को हम अपने को नियंत्रित करेंगे, स्वच्छंदता नहीं है। लेकिन पश्चिम की संस्कृति स्वच्छंदता है। और जब स्वच्छंदता मिलेगी तो आप क्या समझते हैं, 18 साल से 20-22 साल के लड़के या लड़कियां हों तो वो जितनी उनको आज़ादी उन्होंने दूसरा ढंग उसको समझ लिया। अभी मैंने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया था, और उसमें जो किशोरावस्था में जो बच्चे लड़कों के लड़कियों में बदलाव होते हैं, हमने कहा इनको एजुकेट करिए, उनको बताइए, प्रचार करिए कि किस तरह से उनको लाइफ स्टाइल रहना है, किस तरह जीना है, किस तरह से लोगों से संपर्क करना है, किस तरह बातें करनी है। और 14 से मुकदमा 10 साल हो गए हाईकोर्ट में, अभी सुनवाई नहीं हो रही है उसमें। तो जब इस पक्ष को आप जो बदलाव आ रहा है उस पर आप नहीं देखेंगे तो कानून बना दीजिए। कानून में कोर्ट में तो ऐसा होगा नहीं कि 10 लाख जज बैठ जाएंगे। तो जब आप सामाजिक रूप से इन चीज़ों को, सांस्कृतिक रूप से उन चीज़ों पर एजुकेट नहीं करेंगे, प्रिवेंशन नहीं करेंगे, कोई अपराध न होने पावे, इन पहलुओं को नहीं देखें तो केवल कोर्ट के भरोसे आप बैठ के आप इन चीजों को तो नहीं बदल सकते हैं। वो कोर्ट में तो जब घटनाएं हो जाती हैं, कोर्ट में पहुंचेगा, फिर कोर्ट में जो फैसला होगा। इस दिशा में बिल्कुल नहीं काम किया। प्रधानमंत्री को इस दिशा में कहना भी चाहिए कि भाई आप लोग अपने जो संस्कृति है उसको, जो भारतीय संस्कृति है उसमें आत्मनियंत्रण कहा, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, इसको फॉलो करिए, इसको आप मानिए। और दूसरा, जो किशोरावस्था के बच्चियों में जो बदलाव हो रहा है उनको हर परिवार में एजुकेट किया जाए, हर संस्थाओं में एजुकेट किया जाए, ताकि वो किसी एक दूसरे से मिले तो एक सीमा के अंदर ही वो अपने को स्वच्छंद महसूस करें, अपने में सेल्फ कंट्रोल करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ शालिनी माथुर जी भी हैं। शालिनी जी, जिस तरह से अब नए कानून आए हैं, 3 नए कानूनों की बात की जाए तो, और महिलाओं को लेकर खास तौर के जो प्रोविजंस हैं वो बनाए गए, क्या आपको लगता है अब स्थिति जो है पहले से और बेहतर होगी महिलाओं को लेकर? देखिए, जो कानून है वो हमेशा इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके तहत
संस्थाएं निर्णय ले सकें और नियमन कर सकें। लेकिन ये मेन चीज होती है कि समाज में इस प्रकार के अपराध ना हो। इन कानूनों की तो यूटिलिटी तब होगी जब हम इनको कानून इस्तेमाल तब करेंगे जब ये अपराध हो जाए। तो अपराध ना हो इसके लिए एक तो बहुत जरूरी चीज है, जैसे जज साहब ने बात कही कि जिसको मैं भी कहना चाहती हूँ, मैनेजिंग एडोलेसेंस, कि हम किशोरावस्था को कैसे मैनेज करें। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि क्लास 6 से बच्चों को ये सिखाना कि कैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमें अपने करियर के बारे में सोचना है, हमें पैसे के बारे में सोचना है, हमें जिम्मेदारियों के बारे में सोचना है, हमें अपने प्रेम प्रसंगों के बारे में सोचना है, विवाह के बारे में सोचना है, उसके बारे में सीरियस थिंकिंग कैसे करें और उच्छृंखलता में अपना दिमाग ना लगाएं। और उच्छृंखलता की सजा अगर 1-2 केसेस में भी हो जाए एग्जाम्पलरी, तो बाकी लोग उस चीज को समझ लेंगे। और एक लास्ट चीज मैं जो जरूर कहना चाहती हूं कि हम लोगों ने इसका उपाय ये निकाला कि क्योंकि समाज में इतनी उच्छृंखलता है और इतने अपराध हो रहे हैं और इतना खतरा है, तो लड़की को दबा के रख लो। तो शहरों में तो आपको दिखाई दे जाएंगी, लेकिन उत्तर भारत में खास करके ग्रामीण अंचलों में जाइए तो आदमी ही आदमी दिखाई देते रहते हैं। लड़के मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, लड़कियां कुछ स्कूटी चलाती दिखाई शहरों में दिखाई देती हैं, लेकिन मार्केट में सब जगह लड़के, अगर 15 साल की लड़की बाजार जा रही होगी तो 2 साल का बबलू उसके साथ चला जाएगा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। लड़की लड़के के बिना नहीं चल रही है, आदमी ही आदमी सड़क पे है। लड़कियों को हम सोचते हैं कि अगर हम घर में रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगी। घर में उनके प्रति घरेलू हिंसा होती है, तमाम दुराचार होते हैं, और हम सब देखते हैं जो बड़े बड़े केसेस आते हैं, ये कोई लड़कियां ऐसी नहीं थी जो बहुत ही मॉडर्न और वो सब हों। हम लोगों ने जो बदायूं की लड़कियां अलग अलग जगहों पे दिखाई देती हैं, सारी बिल्कुल सलवार कुर्ते चुन्नी वाली मजदूर लड़कियां होती हैं जिनके प्रति इस प्रकार का दुराचार होता है। तो मैं 1-2 लाइनें कहना चाहती हूँ जो क्लास 2 में हम लोगों ने पढ़ी थी कि किसी को दबा के नहीं रखो, अगर दबा के खुली जगह दोगी तो ही वो बढ़ेगा। जब मैं छोटी थी तब अंडे जैसा था मेरा आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लेकिन जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो लड़की को पंख दीजिए, उसको उड़ने की जगह दीजिए, तभी तो वो पूरे संसार में एडजस्ट होगी। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कानूनों को लेकर क्या कुछ कहा, आपको जल्दी से वो भी सुनवा देते हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। तो नए कानूनों के बारे में बात करते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिटीजन फर्स्ट। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।